Ignited Minds Tutorials is an online platform dedicated to providing educational resources for students. Recently, they have uploaded a series of videos on the topic of federalism for Class X CBSE SST. Federalism is a crucial concept in the field of social sciences, focusing on the division of power between central and regional governments. These videos aim to provide a comprehensive understanding of this topic to the students. In these videos, the experts at Ignited Minds Tutorials explain the basic principles of federalism, such as the importance of a written constitution and the presence of two levels of government. They also discuss the advantages of federalism, including effective governance and protection of minority rights. Additionally, the videos shed light on how federalism works in the Indian context, highlighting the roles and responsibilities of the central government and the state governments. The tutorials provide in-depth knowledge through clear explanations, diagrams, and examples. The students can learn about different types of federalism, such as dual federalism and cooperative federalism. They also explore the challenges and debates associated with federalism, such as the issues of taxation and resource sharing. With these videos, Ignited Minds Tutorials aims to ignite the minds of Class X CBSE SST students, helping them grasp the intricacies of federalism through engaging and informative content. These resources will undoubtedly enhance their understanding and pave the way for academic success. Okay, so बच्चा पार्टी, what basically is federalism? हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो कैसे डिवाइडेड है ताकि प्रॉपरली फंक्शन हो सके, ठीक है। जैसे आपका अगर स्कूल है और समझ लो किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है, तो मतलब समझ लो कि उससे ए नहीं लिखा जा रहा है, ठीक है, ए नहीं समझ में आ रहा है उसको। सो क्या बच्चे के जो पेरेंट्स होंगे वो प्रिंसिपल को कॉल करेंगे, मेरा बच्चा ए नहीं लिख पा रहा है, ठीक है। यस, वो जो स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन जो भी होता है, आपके यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं। हमारे टाइम पे भाई साहब ए ही लिखना है, भाड़ में गया स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन कुछ नहीं होता था। अभी तो पहले स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन सीखो, फिर स्लीपिंग लाइन सीखो, फिर कुछ, खैर जो भी है मेथडोलॉजी। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर समझ लो नर्सरी में कोई बच्चा है जिसको ए लिखना नहीं आ रहा है, लेट्स से चैलेंज होगा ही, ठीक है, तो क्या बच्चे के पेरेंट्स प्रिंसिपल को कॉल करेंगे? या समझ लीजिए ऐसा कि अगर आपके घर में पानी नहीं आ रहा है तो क्या आप मोदी जी को कॉल करेंगे? तो वाई नॉट, क्यों नहीं? वाई, हाँ, और बड़े काम कर रहे हैं तो ये क्या काम नहीं है? मतलब ये भी तो उनकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? क्या उनकी जिम्मेदारी है? आपको इनकन्वीनियंस ना हो इलेक्ट्रिसिटी में या वाटर सप्लाई में, ये सब के लिए आप टैक्स भरते हैं, तो आपको इनकन्वीनियंस ना हो इसके लिए उनकी जिम्मेदारी है, तो ही शुड बी आंसरेबल। व्हाई आर यू नॉट कॉलिंग हिम? या उसके लिए, तो इसीलिए देखिए, एक इतने बड़े देश को चलाने के लिए, या समझ लीजिए स्कूल ले लीजिए, 5000 बच्चे हैं भाई साहब, किसी को अगर ए नहीं लिखने आ रहा है तो उसको लिए आप प्रिंसिपल को क्यों कॉल करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा उनके टीचर को अप्रोच करेंगे, वैसा भी नहीं सीख पा रहा है या पा रही है, ठीक है, क्या किया जाए? तो फर्स्ट कंसल्ट विद द टीचर, फिर कोऑर्डिनेटर जो भी हैं, ठीक है। अगर मतलब टीचर नहीं सिखा पा रही है ठीक से, तो हम कोऑर्डिनेटर से बात करेंगे, और फिर भी कोऑर्डिनेटर ने भी नहीं सुना, तब जाके मे बी वी विल एस्केलेट इट टू द प्रिंसिपल। बट देयर इज अ प्रॉपर चैनल दैट यू नीड टू फॉलो, ठीक है। पेटी इश्यूज, देखिए इशू आपके लिए बड़ा हो सकता है, मेरे घर में अगर पानी ना आए तो ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत बड़ा इशू है, ठीक है, लेकिन उतना बड़ा इशू मोदी जी के लिए नहीं होगा वो, ठीक है, या किसी भी हाई क्लास ऑफिशियल के लिए शायद उतना बड़ा इशू नहीं होगा। तो इसीलिए जो इश्यूज आपके लिए बड़े हैं वो इश्यूज शायद इनके लिए बड़े ना हो, लेकिन गवर्नेंस जो है उसको इसलिए डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो हमारा कंट्री लेवल पे एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारा स्टेट लेवल पे एक गवर्नमेंट होता है, और एक होता है हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो विलेज पंचायत वगैरह ऐसे, ठीक है। ताकि देखो इस गांव में या इस कामोठे एरिया में जो प्रॉब्लम्स हैं वो कामोठे के निवासी ही समझ सकते हैं। दिल्ली में बैठा हुआ कोई पार्लियामेंट्रियन इसको नहीं समझ सकता, है ना। जिस एरिया में आप रहते हैं आप उस एरिया के निवासी हैं, सो यू विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ से अगर कोई गवर्नमेंट है तो वो उस गवर्नमेंट में जो चुने हुए उम्मीदवार हैं, दे विल बी एबल टू कोरिलेट एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, नॉट समबडी सिटिंग इन दिल्ली, ठीक है।
So in order to find an answer to these problems, the government in India has been divided into certain categories. तो आपका पहले आता है सेंट्रल लेवल पे कुछ डिसीजंस होते हैं, फिर आता है आपका स्टेट लेवल पे, फिर आता है आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसके लिए आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है या विलेज पंचायत है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आपके तीनों लेवल पे इलेक्शंस होते हैं, तीनों लेवल पे इलेक्शंस होते हैं, मतलब आपका म्यूनिसिपल लेवल पे एक इलेक्शन होता है, स्टेट लेवल पे इलेक्शन होता है और सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन होता है। अभी अभी जो इलेक्शन हुआ वो सेंट्रल लेवल पे हुआ था, ठीक है। सेंट्रल लेवल पे कौन सी पार्टी चुनी जाएगी, ऐसे ही आपका स्टेट लेवल पे भी एक इलेक्शन होगा जो विधानसभा और विधान परिषद के लिए होता है, और इसी तरह से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पे भी आपका एक इलेक्शन होगा, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स दैट हैपन, ओके। तो फेडरलिज्म, व्हाट इज फेडरलिज्म बच्चा पार्टी? अगर हम देखेंगे ओवरव्यू, इन द प्रीवियस चैप्टर वी नोटेड दैट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स, तो ये आपके वर्टिकल डिविजन्स ऑफ पावर है, ऐसे आ रहे हैं, जिसको अपन 3 टायर गवर्नमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपका हो गया एक सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट, दूसरा हो गया भाई साहब आपका स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट, और तीसरा हो गया भाई साहब आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सो दीज आर द 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नेंस एक्चुअली, ओके। सो इज वन ऑफ द मेजर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, ठीक है। आपके मॉडर्न डेमोक्रेसी में इन दिस चैप्टर वी फोकस ऑन दिस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो कैसा पावर का कैसा शेयरिंग होगा, मतलब भाई साहब देखो कैसा है कि मैं समझ लो किसी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, अचानक भयानक में प्रिंसिपल आ गए, सब बच्चों के सामने मेरे को बोलना ऐसे ऐसे मत पढ़ाइए, ऐसे पढ़ाइए, ठीक है, आप ऐसे मत कीजिए, ऐसे ऐसे वाला। तो विल आई बी कंफर्टेबल एज अ ह्यूमन बीइंग? आई विल नॉट बी। मैं अपने नेचुरल फ्लो में हूँ, चाहे मैं अच्छा पढ़ाऊँ या ख़राब पढ़ाऊँ वो बात की बात है, लेकिन मैं एक नेचुरल फ्लो में हूँ, और प्रिंसिपल आकर मुझे अगर ऐसे रोकने टोकने लगे और वो भी बच्चों के सामने, सो ना बच्चों के लिए से तो मैं मजाक बन जाऊँगा, तो दोनों का जो क्लैश होगा वो बच्चों के लिए एक मजाक बन जाएगा, अरे मज़ा आ रहा है, चलो ये पढ़ रही है, इसको पढ़ रही है, ऐसा बोलेंगे ना, ठीक है। तो इस तरीके के कॉन्फ्रंटेशन को अवॉइड करने के लिए एक्चुअल प्रोसेस क्या होगा? इफ एट ऑल द प्रिंसिपल फील्स दैट देयर आर सर्टेन टेक्निक्स दैट नीड टू इम्प्रूव फ्रॉम माई साइड while I am teaching, what should be the actual process? He comes, he sits down, he jots down the points, and then he calls me in his office and explains it to me. क्या ये सही प्रोसेस होगा? क्या ये सही तरीका होगा? प्रिंसिपल किसी के भी लेक्चर में आ सकते हैं, आना ही चाहिए, ठीक है, बैठना चाहिए, देखना चाहिए कैसे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो वही फंडामेंटल चीज़ है, ठीक है। पब्लिक डीलिंग तो बाद में हो जाएगी, लेकिन मेरे जो टीचर्स हैं वो पढ़ा कैसे रहे, तो एवरी प्रिंसिपल हैज़ द राइट टू डू सो, ठीक है। तो आप आना चाहिए, देखना चाहिए, वैसा लिखना चाहिए, और बाद में आप प्रिंसिपल ऑफिस में आ जाकर एक फीडबैक दे दीजिए कि ये आप शायद इम्प्रूव कर रहे हैं, ये इम्प्रूव कर लीजिए, बाकी सब आपका ठीक ही चल रहा है, अच्छा ही है, ठीक है। तो ऐसा सबके लिए कंडूसिव होगा। इसी तरह से अगर आप देखोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट निकाला, सेंट्रल गवर्नमेंट भाई साहब उस पर इंटरफेयर कर रहा है, तो लोगों के लिए मजाक बन जाएगा। ये बोलेगी भाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अप्रूव नहीं कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा नहीं हम अप्रूव नहीं करेंगे क्योंकि हमारे लिए सही नहीं है, ये तुम गलत कर रहे हो, ठीक है, पब्लिक का फंड्स अदर। तो ये दोनों में भाई साहब एक लड़ाई चल रही है और पब्लिक परेशान, पब्लिक का मुद्दा सॉल्व नहीं हो रहा है, मुद्दा कहीं तेरे ही रह जा रहा है, जो आपका परेशानी है वो परेशानी ही रह जा रही है, दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए तुम्हारे दायरे क्या हैं और मेरे दायरे क्या हैं, मैं किन सब चीज़ों पे हस्तक्षेप कर सकता हूं या इंटरफेयर कर सकता हूं, ये क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट है that cannot keep on interfering with the state government on petty issues, if that happens then what will happen? There will be a constant conflict and this will not be good governance at all. ये भाई साहब प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपरली डिफाइंड है कि सेंट्रल का बाउंड्री क्या है और सेंट्रल के सब्जेक्ट्स क्या क्या है, और स्टेट का बाउंड्री क्या है और स्टेट के सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। ये हम ना ही आपके उसमें हस्तक्षेप करेंगे और ना ही आप हमारे में उसमें हस्तक्षेप करेंगे। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। तो स्टेट और नेशनल लेवल के गवर्नमेंट्स को हाथ में हाथ मिलाकर चलना चाहिए, ठीक है। हाँ, प्रोटेस्ट हो सकता है, हाँ कुछ चीज़ों पे हम आपत्ति जता सकते हैं, नहीं भाई ये प्रोजेक्ट हमारे लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, दीज आर थिंग्स दैट माइट हैपन, ओके, डिसएग्रीमेंट्स माइट हैपन, ओके। वी बिगिन बाय डिस्क्राइबिंग फेडरलिज्म इन जनरल टर्म्स। तो फेडरलिज्म को जनरल टर्म्स, आपका भाई साहब इतना बड़ा एक राज्य है, इतना बड़ा एक देश है जिसमें अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजियस डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, अलग अलग लाइफस्टाइल्स के लोग रहते हैं। तो इतनी सारी डाइवर्सिटी को ठीक से मैनेज कर पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है।
So the rest of the chapter tries to understand the theory and practice of federalism in India. A discussion of the federal constitutional provisions is followed. तो हमारे संविधान में सारा कुछ मेंशन्ड है, कैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट रन होगा, उसके पावर्स क्या होंगे, उसका डोमेन क्या होगा, किन सब चीज़ों में वो डिसीजंस लेगा, कैसे एक स्टेट गवर्नमेंट रन करेगा, उसके पावर्स क्या होंगे, किन सब चीज़ों में वो डिसीजन लेगा, कहाँ से वो रेवेन्यू बटेरेगा, कहाँ किन प्रोजेक्ट्स को वो अप्रूव कर सकता है, ये सारे दायरों को ठीक से कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है. ठीक है. एवरीवन including a member of the parliament from the central constituency as well as from the state constituency has to work as per the constitution. आप constitution का उल्लंघन करके कुछ नहीं कर सकते. ठीक है. ये सब already clearly defined है. ठीक है. An analysis of the policies, तो आपका भाई साहब जो भी policies है उस पर आपका signature होता है. ठीक है. इसीलिए शपथ ग्रहण के सेरेमनी में अगर आपने मिनिस्टर्स का जो ओथ टेकिंग सेरेमनी होता है उसमें प्राइमरली ये मेंशन्ड होता है कि मैं भारत के संविधान को सराखों पे रखकर सारे डिसीजंस लूँगा. ठीक है. मतलब भारत के संविधान में जो मेरे पावर्स डिफाइंड है या मेरे गवर्नमेंट के पावर्स डिफाइंड है उसके हिसाब से ही मुझे काम करना है. ठीक है. नोबडी कैन आउटलॉ दैट. ठीक है. ये नहीं कर सकते. ओके. सो दीज आर बेसिकली दिस दैट हैज स्ट्रेंथेंड फेडरलिज्म इन प्रैक्टिस. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन ने फेडरलिज्म को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है. ठीक है. लेट अस गेट बैक टू द कॉन्ट्रास्ट. आप देखो, आपने एक चैप्टर पढ़ा था नार्सिसिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर इन योर 9th स्टैंडर्ड. और जब हिटलर वाज राइजिंग टू पावर व्हाट डिड ही फर्स्ट डू. ठीक है. उन्होंने नेशनल असेंबली को ख़त्म किया. जैसे ही वो चांसलर बना उसने नेशनल असेंबली को ख़त्म कर दिया, डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया. और उनका मोटो क्या था? वन नेशन वन पार्टी. ठीक है. एंड वन ऑब्जेक्टिव. सब कुछ एक. आपका कोई दूसरा पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, कोई दूसरा व्यू पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, सिर्फ नाजी पार्टी का ही व्यू पॉइंट चलेगा. दैट्स हाउ वी विल मैनेज द एंड रन द शो. ठीक है. तो ऐसा भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ऐसा आप डेमोक्रेसी में नहीं कर सकते. ठीक है. लेट अस गो बैक टू द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका दैट वी सॉ. तो आपने देखो पावर शेयरिंग में देखा कि कैसे बेल्जियम और श्रीलंका में श्रीलंका वॉज नॉट एबल टू अडेप्ट टू द contrasting features. श्रीलंका वॉज openly favoring the Sinhala community. ठीक है. And the Tamil community was taking a back seat. No jobs were there for Tamil community, no college admissions were there for Tamil community. So Tamil community was constantly taking a back seat, and this was happening for so many years, because of which it resulted in the biggest ever civil war that happened within the boundaries of a country, and the biggest ever terrorist organization that was formed by the residents of a country. जैसे आज की तारीख में हम बोलते हैं कि टेररिस्ट अटैक हुआ है अगर, ठीक है, कहीं पे भी, तो ये टेररिस्ट अटैक जनरली हमारे नेबरिंग कंट्रीज से होता है. हमारे अंदर से टेररिस्ट अटैक नहीं होता है, नेबरिंग कंट्रीज के लोग इसको करवाते हैं. लेकिन श्रीलंका में जितने भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुई खुद श्रीलंका के लोगों ने किया, एंड दैट वाज द तमिलियन कम्युनिटी विच वाज सो फ्रस्ट्रेटेड एंड फेड अप विद द partiality that was happening towards one community and the reason why they were betrayed for a very long time. ठीक है. सो उधर बेल्जियम में सारे एथनिक डाइवर्सिटीज़ को बहुत स्किलफुली वहाँ के गवर्नमेंट ने हैंडल किया. तो वहाँ का कैपिटल सिटी में उल्टा रेशियो था जबकि पूरे कंट्री में उल्टा रेशियो था. ठीक है. सो इन सारे फ्रेंच कम्युनिटी, डच कम्युनिटी, ये सारे कम्युनिटीज़ को बड़े आराम से इन्होंने पहले तो रिप्रेजेंटेटिव्स को सही से इन्होंने चुना और फिर दे अवॉइडेड एनी काइंड ऑफ एथनिक क्लैश और इट अवॉइडेड द क्लैश दैट रिजल्टेड इन श्रीलंका. ठीक है. श्रीलंका में सबसे बड़ा टेररिस्ट ग्रुप बना था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, जिसको LTTE बोलते थे. एंड वी लॉस्ट वन ऑफ आवर प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर्स टू अ सुसाइड अटैक बाय देम. ठीक है. एक बॉम्ब अटैक हुआ जब राजीव गांधी, ही वाज द फादर ऑफ राहुल गांधी एंड ही वाज वन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया प्रीवियसली. तो वो श्री पेरम्बदूर इलाके में एक्चुअली उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था श्रीलंका को. श्रीलंका में ये LTTE को ख़त्म करने के लिए इंडियन आर्मी बस सेंट, तो श्रीलंका को काफ़ी सपोर्ट किया था. और जब वो श्रीलंका से वापस आ गए थे और मतलब अपना ही कैनवेसिंग कर रहे थे पोल इलेक्शंस में, तो एक श्री पेरम्बदूर बोल के जगह है जहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ एंड ही वाज किल्ड ऑन द स्पॉट. तो ये सारा हुआ था वहाँ पे और वो LTTE नहीं करवाया था, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम. सो यू वुड रिकॉल, तो एक अक्सर जब आप देखोगे एथनिक डाइवर्सिटीज़ को हम ठीक से हैंडल नहीं कर पाते हैं या मिस गवर्नेंस होती है, तो एक कंट्री के दायरे में ही वो मिस गवर्नेंस नहीं होती है. ठीक है. वो फिर फैलने लगता है. जैसे वी लॉस्ट वन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर्स बिकॉज देयर वाज एथनिक वायलेंस इन श्रीलंका.
बिकॉज द लार्जेस्ट LTT ग्रुप वॉज फॉर्म्ड इन श्रीलंका, लार्जेस्ट टेररिस्ट ग्रुप। इंडिया पे तो उसका असर नहीं आना चाहिए था, लेकिन आया, ठीक है। तो जब आप कहीं पे किसी कंट्री में टर्बुलेंस होती है, किसी कंट्री में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन होती है, तो UNO ये बोलता है कि वी हैव टू इंटरवीन, क्योंकि ये जो टर्बुलेंस या डिस्टर्बेंस है ये बाकी के आजू बाजू कंट्री में भी फैलेगा, होगा ही, इसका असर आएगा ही। जैसे हमारे यहाँ पे जिनका कोई लेना देना नहीं था उनको उड़ा दिया गया, क्योंकि इन्होंने सपोर्ट किया था LTT के दमन में, ठीक है। लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे और एक कैनवसिंग वो कर रहे थे, ठीक है, उनको उड़ा दिया गया। सो दैट इज समथिंग दैट हैज अ स्प्रेडिंग एटीट्यूड टू रिड्यूस द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टू गिव दीज पावर्स टू द रीजनल गवर्नमेंट। तो इससे होता क्या है, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या डिसीजंस लेंगी और किस किस लेवल पे बनेगी। अभी अगर समझ लो सेंट्रल गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा हाईवे बना रही है, अभी ये हाईवे बहुत स्ट्रैटेजिक पॉइंट से, तो सारा ध्यान उधर है। अभी मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी 2 घंटे से बंद है, ऐसा ये सब समस्याओं का निवारण क्या क्या ये करे ये करे। तो देयर आर हाई प्रायोरिटी टास्क विच नीड टू बी मैनेज। समझ लो चाइना का अटैक हो रहा है, हमको भाई साहब वहाँ पे आर्मी उतारना है या नहीं, या हमको फुल फ्लेजेड फाइट में उतरना है या नहीं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस हो जाते हैं, ठीक है। सो इनको निपटे या इनको निपटे। एनीबडी हैज़ स्टडीड कारगिल वॉर, कारगिल वॉर एक हुआ था हमारा, ठीक है, पाकिस्तान के अगेंस्ट। हैज़ एनीबडी स्टडीड इट? दैट वाज द लास्ट वॉर दैट वी हैड विद पाकिस्तान, दैट हैपेंड इन 1999। एनीबडी केयर्ड टू स्टडी? काफ़ी इंटरव्यूज़ है, काफ़ी सारे आपके यूट्यूब में भी मटेरियल है। सो द रीज़न वाई आई वॉन्ट यू टू स्टडी दिस इज बिकॉज कारगिल वॉज अ वेरी स्ट्रैटेजिक पॉइंट। एक बहुत ऊपर का एरिया है और अचानक, और उस एरिया में कैसा होता है, वो एरिया जो है जब बहुत ठंडी होती है तो वहाँ पे रहना मुश्किल है। तो क्या होता है, पाकिस्तान की आर्मी और इंडिया की आर्मी दोनों नीचे उतर आती हैं। ये म्यूचुअल एग्रीमेंट है दोनों में, पाकिस्तान और इंडिया में वैसा म्यूचुअल एग्रीमेंट है कि जब एकदम भाई किसी को वहाँ पे रखना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। जिस आर्मी पर्सनल को हम रखेंगे उसके साथ जाती होगी, उसका जीना मतलब दुश्वार हो जाएगा, इतनी ठंड है, ठीक है। सो दोनों भी आर्मीज क्या होती हैं, मतलब एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से आप भी इधर आ सकते हैं, आप भी इधर आ सकते हैं, लेट्स क्लाइम डाउन, ठीक है, लेट्स क्लाइम डाउन, वी विल प्रोटेक्ट इट व्हेन द वेदर गेट्स बेटर। तो एक बार ऐसा हुआ कि इंडियन आर्मी तो उतर गई लेकिन पाकिस्तानी आर्मी नहीं उतरी, ठीक है। और जब इंडियन आर्मी उतर गई तब तक पाकिस्तान ने इतना बड़ा वहाँ पे फोर्ट बना लिया था, इतना बड़ा स्ट्रैटेजिक पॉइंट बना लिया था कि जब यहाँ पे ऐसे ही पेट्रोलिंग में कुछ लोग गए तो इन्होंने देखा अरे बाप रे, ये तो ये है भैया, ठीक है। 5-6 लोग गए थे यहाँ पे, उनको मार दिया गया। ऐसे एक और टीम गई 20 लोगों की, उनको भी मार दिया गया। देन इंडिया हैड टू बेसिकली इंटरवीन एंड स्टार्ट विद द कारगिल वॉर। इस कारगिल वॉर में 500 से ज़्यादा इंडियन पर्सनल मारे गए थे, ठीक है। लेकिन ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हो जाता है, ठीक है। तभी हमारा पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का फोकस वहाँ पे चला जाएगा, आपके जो छोटे मोटे इश्यूज़ हैं वो इग्नोर हो जाएंगे। तो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर हर समय प्रायोरिटी इश्यूज़ होती हैं, प्रायोरिटी इश्यूज़ होती हैं फॉरेन पॉलिसी पे, इकोनॉमिक। अभी जैसे बजट निकला है, बजट हमारा पूरा राष्ट्र एक बजट पे चलता है, तो ये सारे बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, ठीक है। सो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट मैनेजेबल टू हैंडल इश्यूज़ विच एग्जिस्ट एट अ विलेज लेवल or maybe at a municipal corporation level, and hence there has to be a diversification of power, ठीक है। So to reduce the power of the central government and to give this powers, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थोड़े पावर्स को रिड्यूस करके अपन ने किसको दिया है, स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि इफेक्टिवली मैनेज हो। और स्टेट गवर्नमेंट के साथ तो थोड़े से पावर्स रिड्यूस करके हमने किसको दिया है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, ताकि इफेक्टिवली चीज़ों को मैनेज किया जा सके, ठीक है। ओके, so let's say a regional government existed in Belgium even earlier, they had their roles and powers। तो इनका भाई साहब रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करता था पहले भी, ठीक है, बेल्जियम में। ओके, सो स्टेट गवर्नमेंट, बट ऑल दीज पावर्स वेर गिवन टू दीज गवर्नमेंट्स एंड कुड बी विड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भाई साहब कभी भी स्टेट गवर्नमेंट से इन पावर्स को ले सकती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इन पावर्स को स्टेट गवर्नमेंट को दे रही है, ठीक है। The change that took place in 1993 was that the regional governments were given constitutional powers that were no longer dependent on the central government, ठीक है। तो अभी 1993 में क्या चेंज हुआ, रीजनल गवर्नमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दे दिए गए बेल्जियम में, ठीक है, दैट वर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले क्या होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पावर देती थी और फिर ले भी लेती थी, ठीक है। लेकिन अभी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आए 1993 में, और बेल्जियम में सेंट्रल गवर्नमेंट आपके रीजनल गवर्नमेंट्स को कुछ परमानेंट पावर दे दिए गए और इनको आप सेंट्रल गवर्नमेंट वापस नहीं ले सकती, ठीक है। सो ऐसा चेंजेस लाया गया, ठीक है।
Thus Belgium shifted from a unitary to a federal form of government. पहले था क्या, किस टाइप का गवर्नमेंट, यूनिटरी गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट, एक ही सरकार, ठीक है, लेकिन अभी सरकार थोड़ी सी बढ़ गई है, ठीक है. नाउ द रीजनल गवर्नमेंट्स हैव सर्टेन पावर्स व्हिच दे कैन एक्सरसाइज फॉर द बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ पीपल एंड दे कैन बी रेस्ट एश्योर्ड दैट दीज पावर्स विल नॉट बी टेकन बैक बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? देखो, अगर समझ लो आपको कोई काम दिया गया है, ठीक है, आपको कोई काम दिया गया है, ए बाबा रे बाबा इतना पानी बहा दिया है तुम, ठीक है, आपको लेट्स से कोई काम दिया गया है, देयर हैज बीन सम वर्क दैट हैज बीन गिवन टू यू, और फिर ठीक से नहीं करोगे तो हम ले लेंगे, ठीक से नहीं करोगे तो हम दे लेंगे, ऐसा अगर हम बोलते रहे बार बार, तो आपको काम करने में मजा आएगा क्या? नहीं, ठीक है. आपको भाई साहब समझ लो एक क्लास का मॉनिटर बना दिया गया है, या समझ लीजिए स्कूल में कोई बड़े प्रोजेक्ट को आपको हैंडल करने दिया गया है, ठीक है, क्रिकेट टीम बनाइए, स्कूल के लिए क्रिकेट टीम बनाइए या फुटबॉल टीम बनाइए, आप ही चयन करेंगे, ठीक है, यू आर गोइंग टू सिलेक्ट द प्लेयर्स, ऐसा सब कुछ आपको दिया गया है. फिर 2 महीने बाद नहीं, हम आपको हटा देते हैं, दूसरे किसी को रख देते हैं, फिर 3 महीने बाद उसको हटा दिया, तो क्या लोग मन लगाकर काम करेंगे? नहीं, ठीक है भाई. 2 महीने बाद मैंने इतनी मेहनत की, लोगों के साथ इतना टाइम स्पेंड किया, इतना मोटिवेट किया, फिर टीम बनाई, फिर देखा क्या क्या चैलेंजेस हैं, उसके बाद 2 महीने बाद तुम बोल रहे हो कि कोई दूसरा, ठीक है, तो दिस इज़ नॉट करेक्ट. कम से कम मुझे 1 साल तो रहना चाहिए, तभी तो मैं डेवलपमेंट कर पाऊंगा. तो यही आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट में भी होता है. अगर लोकल गवर्नमेंट को हमने पावर्स दिए, अच्छा अभी ये प्रोजेक्ट है तो ये पावर्स दे रहे, फिर से ले लिए, तो लोकल गवर्नमेंट का भी हम पे भरोसा नहीं रहेगा, ठीक है. ओके, सो द चेंज दैट टुक प्लेस इन 1993 वाज दैट द रीजनल गवर्नमेंट्स वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दैट वर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट. श्रीलंका कंटिन्यूज टू बी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अ यूनिटरी सिस्टम. आज भी श्रीलंका यूनिटरी सिस्टम है, मतलब श्रीलंका ने जो अपना मेन गवर्नमेंट है उसके पावर्स को भाई साहब यही नहीं किया, डाइल्यूट नहीं किया, ठीक है, एक ही गवर्नमेंट चल रहा है, वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर्स. तो नेशनल गवर्नमेंट के पास ही पावर्स है, इट हैज़ नॉट सेग्रीगेटेड इटसेल्फ इनटू स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स, ठीक है, स्टेट या लोकल गवर्नमेंट्स में बाइफर्केशन नहीं हुआ है. तमिल लीडर्स वांट श्रीलंका टू बिकम अ फेडरल सिस्टम. तो तमिल लीडर्स जो हैं वो चाहते हैं कि भाई साहब श्रीलंका एक फेडरल सिस्टम बन जाए. क्यों? ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, तमिल लीडर्स मतलब तमिलियन कम्युनिटी के लीडर्स, जिनके ऊपर जाति हुई है, जिनके ऊपर टॉर्चर हुआ है, पावर शेयरिंग में जो आपने पढ़ा था, ठीक है, आज भी थोड़ा बहुत पार्शियलिटी है, ठीक है. सो दे वांट दिस टू बी अ फेडरल सिस्टम. फेडरल सिस्टम मतलब आप सेंट्रल लेवल पे रहिए, लेकिन आप अपने पावर्स शेयर कीजिए, आप अपने पावर्स को थोड़ा रिड्यूस करके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पावर्स को बढ़ाइए और इसको परमानेंट मोड पे रखिए. ऐसा नहीं कि आज पावर दिया फिर कल ले लेंगे, ऐसा मत कीजिए, ठीक है. फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री. तो फेडरलिज्म किस चीज़ की व्यवस्था है कि एक सेंट्रल यूनिट है और इसको अपन ने डिवाइड किया है, ठीक है. फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री. एक सेंट्रल अथॉरिटी है और दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, जैसे आपका स्टेट गवर्नमेंट हो गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गया, तो ऐसे डिविजन्स हैं, दैट इज कॉल्ड फेडरलिज्म, ठीक है. ओके, सो लेट्स से ये आपका भाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये आपके कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, तो पावर इज बेसिकली डिवाइडेड, ठीक है, पावर इज डिवाइडेड फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस. फेडरेशन हैज 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ फॉर द एंटायर कंट्री जिसको अपन सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, एंड द गवर्नमेंट्स एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट्स जिसको अपन स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है. तो गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल एंड गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल, ठीक है. ओके, रिस्पॉन्सिबल फॉर सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. नेशनल इंटरेस्ट के क्या क्या सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, बोलो सब्जेक्ट्स क्या क्या है नेशनल इंटरेस्ट के? डिफेंस हो गया, गुड, व्हाट एल्स? फाइनेंस, हाँ वही मतलब फाइनेंस आ गया उसमें, और कम्युनिकेशन, ओके, व्हाट एल्स? फॉरेन अफेयर्स, वेरी गुड, व्हाट एल्स? देखो फॉरेन कंट्री के साथ हमारे कैसे ताल्लुकात रहेंगे वो एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ के साथ बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं. हमारा उनसे लेन देन कैसा है, हमारा उनसे कितना बिजनेस आउटपुट आता है, या वो हमसे क्या चीज़ें खरीदते हैं, हमारे उसके साथ बिजनेस रिलेशनशिप क्या है. आज की तारीख में वी ऑल बिलोंग टू अ ग्लोबल विलेज, वी कैन नॉट हैव अ वेरी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, एवरीथिंग इज वेरी मच कनेक्टेड, ठीक है. जैसे आप देखो यहाँ पे रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ, ठीक है, और इसका खामियाजा यूरोप भी भुगत रही है, ठीक है. यूरोप ने रशिया को बॉयकॉट कर दिया, रशिया ने उनको फ्यूल देना बंद कर दिया. आज की तारीख में यूरोप एक ऐसा कंट्री है कि भाई वहाँ पे इतनी ठंड पड़ती है कि आपको रूम हीटर 24 घंटे चलाना पड़ता है,
यू विल नॉट बी एबल टू कोप अप विद दैट एक्सट्रीम कोल्ड। और क्योंकि रशिया ने इसको देना बंद कर दिया है, फ्यूल देना बंद कर दिया है, तो रूम हीटर नहीं चल रहा है इनका, और इनके लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। जर्मनी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, फ्रांस के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। तो ये इन लोगों ने बॉयकॉट किया, लेकिन देखो रशिया को भी नुकसान हुआ, इनको भी नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो आज की तारीख में हम ये बोल सकते हैं कंट्रीज आर कनेक्टेड, इसीलिए फॉरेन अफेयर्स को बहुत स्ट्रेटेजिकली हैंडल करना पड़ता है। आप जब किसी यूएनओ के या इंटरनेशनल पार्लियामेंट में जाते हैं तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस ऑफ व्हाट यू आर स्पीकिंग अगेंस्ट हूम, ठीक है। ऐसे ही आपल तापल कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। फॉरेन अफेयर्स हो गया, फॉरेन पॉलिसीज़ हो गई, ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हो गई, ये सारा जो है नेशनल हाईवेज़ का कंस्ट्रक्शन हो गया, ये सारा जो है आपके दीज आर इश्यूज़ ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है, दीज आर इश्यूज़ ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ द स्टेट। अभी स्टेट के कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे पानी का प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम, स्टेट में जितने बिजनेस हाउसेज हैं उनका प्रॉब्लम, ठीक है, स्टेट में रोड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब कैसा चल रहा है, ये सब आपका स्टेट लेवल की चीज़ें हैं which are exercised by the state level government, ठीक है। ओके, both these levels of government enjoy the power of independent of other। तो हमारे इंडिया में किस तरीके का स्ट्रक्चर है कि स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट है ये अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर ले सकती है, ठीक है। अगर स्टेट बोलेगी कि नहीं हम फॉरेन अफेयर्स भी देखेंगे तो वो नहीं होगा, नीदर दे विल बी इंटरवीनिंग इन देम नॉट दे विल बी इंटरवीनिंग इन देम, ठीक है। सो स्टेट लेवल पे गवर्नेंस एक अलग तरीके से होती है और सेंट्रल लेवल पे अलग तरीके से। Though only 25 of the world's 192 countries have federal political system, their citizens make up 40% of the world's population, ठीक है। अगर आप देखोगे बाकी सारे जितने भी नेशंस हैं, जैसे आइसलैंड हो गया, ठीक है, या छोटे मोटे नेशंस हैं, इन सब नेशंस में अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं जहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। सो बहुत कम जगहों पे ही फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन इन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ठीक है, ऐसे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में 40% पब्लिक है, ठीक है। हालांकि 25 ऑफ 192, पूरे टोटल आपके 192 कंट्रीज हैं, ठीक है, और यहाँ इन जगहों पे फेडरल पॉलिटिक्स नहीं है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लार्ज कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर फेडरेशंस। ज़्यादा करके जितने भी लार्ज कंट्रीज हैं, भाई देखो ऑब्वियस सी बात है, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा उसको मैनेज करने के लिए आपको लेवल्स लगेंगे, है ना, समझ में आ रहा है। अगर समझ लो भाई साहब एक छोटा सा क्लास है जिसमें कुछ बच्चे पढ़ने आते हैं, तो भाई अकेले मैनेज कर सकते हैं आप। जैसे जैसे भाई साहब बड़ा होता जाएगा, एक बड़ा स्कूल हो गया, 5000 बच्चे आते हैं, अभी क्या कोई अकेले मैनेज कर पाएगा इसको? ऑब्वियसली यू विल नीड स्पेसिफिक पीपल हु कैन हैंडल स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स। सो यू नीड अ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, बस वगैरह जो लोग हैंडल करेंगे, यू नीड अ हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट जो लोग साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे, यू नीड टीचर्स, पूरा लॉबी होना चाहिए, फिर प्रिंसिपल तो ऊपर रहेंगे जो इन सब चीज़ों की देखभाल करेंगे। तो ये सारी तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। स्कूल का मेंटेनेंस है भाई साहब, एक ऐसा रहेगा जो आपके फीस स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैन यू नोटिस एक्सेप्शन टू द रूल इन दिस मैप? तो डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम। यूनिटरी मतलब एक ही गवर्नमेंट, ठीक है, और फेडरल सिस्टम, ठीक है, ईदर देर इज वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक ही लेवल है गवर्नमेंट का, या तो सब यूनिट्स क्रिएट हुए हैं लेकिन ये सब भाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट से कंट्रोल होते हैं, तो इसके भी सब यूनिट्स क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन ऑल दीज सब यूनिट्स विल बी एक्चुअली बीइंग कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। फेडरल सिस्टम क्या है? मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, तो आपका सेंट्रल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे है। सो दीज आर मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट्स कैन ऑर्डर लोकल गवर्नमेंट्स, ये भाई साहब लोकल गवर्नमेंट्स को ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट ऑर्डर लोकल गवर्नमेंट्स। तो यहाँ पे तो भाई साहब आपका फेडरल सिस्टम है, मतलब लोकल गवर्नमेंट अपने तरीके से गवर्नमेंट चलाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने तरीके से। तो कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों के कार्य और जो कार्य करने का जगह है उसको डिफाइन कर दिया है। यहाँ पे आप काम करेंगे, इन सब्जेक्ट्स पे आप काम करेंगे, ना ही आप इनमें इंटरफेयर करेंगे ना ही ये आप में इंटरफेयर करेंगे, ठीक है, क्लियर है? ओके। नो पावर टू लोकल गवर्नमेंट्स। ये यूनिटरी सिस्टम में आपके लोकल गवर्नमेंट्स को कोई पावर नहीं दिया गया है, नो पावर हैज बीन गिवन, ठीक है। ओके, यहाँ पे भाई साहब स्टेट गवर्नमेंट हैज इट्स ओन पावर्स, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपके जितने भी सब यूनिट्स क्रिएट हुए हैं दे आर ऑल आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब ये जो भी कार्रवाई करेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेंगे, ठीक है, कि हाँ हमने ये काम किया, उनकी जवाबदारी किस पे है? सेंट्रल गवर्नमेंट पे है, ठीक है। ओके, स्टेट गवर्नमेंट नॉट आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, बोथ आर आंसरेबल टू पीपल, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट को भाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई जवाबदारी नहीं बनती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की जवाबदारी लोगों को बनती है, क्योंकि लोग उनको चुन रहे हैं, पीपल आर इलेक्टिंग देम, ठीक है।
Okay. So let us look at some of the key features of federal system. There are 2 or more levels or tiers of government. Tiers मतलब levels होते हैं यहाँ पे, TIERS है. Tiers मतलब levels of government. तो हमारे इंडिया में 3 levels, there are 3 levels of government. ठीक है. तो local, county, state and federal. ठीक है. काउंटी मतलब स्टेट बोल सकते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, काउंटी, स्टेट, और ये हो गया आपका फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. Different tiers of government govern the same citizens, but each tier has its own jurisdiction in specific matters of the area over which someone has legal authority. तो हर एक का एक jurisdiction है. जैसे पूरे इंडिया पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, जैसे महाराष्ट्र का जो स्टेट गवर्नमेंट होगा उसका जुरिस्डिक्शन क्या होगा, सिर्फ महाराष्ट्र पे. उड़ीसा में जो होगा उसका जुरिस्डिक्शन उड़ीसा में होगा. ठीक है. मध्य प्रदेश का अलग से, जम्मू एंड कश्मीर का अलग से. तो दीज आर बेसिकली स्टेट्स. उन स्टेट्स के जो स्टेट गवर्नमेंट होंगे उनका एरिया वही होगा. ठीक है. इंडिया पे जैसे पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट का एरिया होगा. ठीक है. सो द एरिया ओवर विच, और क्या है भाई साहब आपका जुरिस्डिक्शन मतलब अथॉरिटी कहाँ पे है, इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन. तो क्या क्या लॉज होंगे एक पर्टिकुलर एरिया में. ठीक है. क्या क्या टैक्सेस एप्लीकेबल होंगे, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टैक्सेस लगते हैं. ठीक है. जैसे आपने सुना रहेगा लोग गोवा जाते हैं क्यों, हाँ डूबने, घूमने, सिर्फ घूमने. सही बात बोलो ना, क्या बीचेस में जाते हैं? नहीं वो तो है, और भी इंडिया में बहुत सारे बीचेस हैं. हाँ वही है रीज़न, दारू पीने. क्यों? सस्ते में मिलता है. क्यों? टैक्स कम लगता है. ठीक है. तो गोवा के जो स्टेट है दे हैव नॉट इम्पोज, तो वहाँ पे देखो टैक्सेशन में डिफरेंस है, टैक्सेशन इज लेस. ठीक है. बहुत लोग क्या करते हैं, गाड़ी में भर के ला रहे हैं भाई साहब, सस्ते में उठा लिया उधर, गाड़ी में भर के ला रहे हैं. पुलिस ने अगर बॉर्डर में पकड़ लिया तो आपके ऊपर ज़्यादा टैक्स लग जाएगा. ठीक है. बसों में, ट्रेन्स में चेकिंग होती है. बसों में, ट्रेन्स में, जो ट्रेन्स गोवा से आती हैं या जो ट्रेन्स या बसेस जो है गोवा और महाराष्ट्र के बॉर्डर से गुजरती हैं, वहाँ पे पुलिस नाकाबंदी होती है और कभी कभी चेकिंग होती है. पुलिस वालों को मालूम चल जाता है, टूंग टांग आवाज़ आएगा बोतलों की, तो हाँ भाई साहब भर के लेके जा रहे हैं. ठीक है. धर लेंगे वो, फिर बहुत ज़्यादा टैक्स मारेंगे. ठीक है. तो ये टैक्सेशन का मामला है. क्यों? देखो वहाँ पे टैक्स क्यों कम रखा है, क्योंकि वो टूरिस्ट स्पॉट है. वहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट है भाई साहब. देखिए अल्कोहल को प्रोड्यूस करने में आप घर में भी बना सकते हैं, ज़्यादा मगजमारी का काम नहीं है. ठीक है. लेकिन गवर्नमेंट ने इसको टैक्स बढ़ा के रखा है क्योंकि गवर्नमेंट के लिए एक इनकम है ये. ठीक है. देखो गवर्नमेंट बोल रही है कि आप पियो मत, लेकिन आप पी रहे हो तो अच्छा खासा टैक्स भर के पियो. ठीक है. तो जब भी गवर्नमेंट दारू पे टैक्स बढ़ाती है तो उसको कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता. आपने अगर ब्रेड पे टैक्स बढ़ा दिया तो लोग चैलेंज करेंगे. ठीक है. सब्जियों पे टैक्स बढ़ा दिया, किसी भी जो आपकी जनरल नेसेसिटी की चीज़ हैं उन पे अगर आपने टैक्स बढ़ाया तो आप प्रोटेस्ट करेंगे, आप धरना देंगे. लेकिन दारू पे अगर टैक्स बढ़ाएंगे तो मत पियो ना भाई साहब. गवर्नमेंट का सीधा जवाब आएगा, हम तो चाहते ही हैं आप ना पियो, इसीलिए तो हम टैक्स बढ़ा रहे हैं. इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते. ठीक है. तो इसीलिए आज की तारीख में भी इंडिया के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स है दारू. ठीक है. अल्कोहल. और यहाँ पे टैक्सेशन को इन्होंने रिलैक्स रखा है गोवा जैसे स्टेट्स में, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन कंट्री से भी लोग आते हैं, बाहर दूर से भी लोग आते हैं. ये एक अट्रैक्शन पॉइंट बन गया है. ठीक है. गोवा में जाके दारू पिएंगे. ठीक है. तो जो भी है, बट तो आप देख रहे हो स्टेट में टैक्स का डिफरेंस है. वही चीज़ महाराष्ट्र में आपका टैक्सेबल हो जाता है और उसका दाम बढ़ जाता है. ठीक है. सो ये टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे एडमिनिस्टर करते हैं हम. ठीक है. महाराष्ट्र का गवर्नमेंट अलग तरीके से चलता है, गोवा का गवर्नमेंट अलग तरीके से चलता है, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन लेवल्स होते हैं. ठीक है. सो ये सारी चीज़ें भाई साहब अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से होती हैं. The jurisdictions of the respective levels or tiers of government are specified in the constitution. तो कॉन्स्टिट्यूशन में भाई साहब पूरे क्लियरली लिखा हुआ है कि आपके दायरे क्या क्या हैं. जुरिस्डिक्शंस मतलब ये आपका स्पेसिफिक एरिया ऑफ वर्क है, ये आपका स्कोप ऑफ वर्क है. ना ही आप किसी और के स्कोप ऑफ वर्क में हस्तक्षेप करेंगे और ना ही कोई और आपके स्कोप ऑफ वर्क में हस्तक्षेप करेगा. Neither the central government can interfere in the jurisdiction and scope of work of the state government, nor the state government can interfere in the jurisdiction and scope of work for the central government. For the government to run, otherwise तो ये दोनों भाई साहब झगड़ते ही रहेंगे, ये दोनों भाई साहब आपके लड़ते ही रहेंगे, है ना. They will continue fighting with each other. ठीक है. 1 minute.